हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस चैनल पे मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपका क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। और इसका जो टॉपिक है वो है गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और देखिए, इससे पहले का जो कंटेंट है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैरा देखिए, इन दिस बुक, ठीक है, वी शिल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, हम इस बुक में हम हर एक चैप्टर में, ठीक है, हर उसमें देखेंगे क्या एग्जैक्ट जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की ऑन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। अच्छा, एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन। ठीक है, अब इस स्टेज पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, पूरी की पूरी बुक में हम समझेंगे वेरियस जो प्रोविजंस ली गई हैं, तो वेरियस स्टेजेस पे यानी हर एक चैप्टर के बेस पे हम समझेंगे उसको कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो अगर इस स्टेज पे देखा जाए तो सबसे पहले हम समझेंगे, लेट अस बिगिन, हम किससे शुरुआत करने वाले हैं, बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ओवरऑल फिलॉसफी क्या है हमारे पूरी के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, संविधान बना है, ये वास्तव में इसके पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या सोच है और किस पाए में है ये। तो वी कैन डू दिस इन टू वेज। तो ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज। ठीक है, पहला हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय रीडिंग द व्यूज। ठीक है, हम रीड कर सकते हैं व्यूज जो कि मेजर जो लीडर्स हैं उनके व्यूज के अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेन मेजर लीडर्स थे उनकी क्या सोच थी। तो उनके व्यूज को जान के भी हम समझ सकते हैं। और बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि जो मेजर लीडर्स हैं उनके व्यूज क्या है। इसके साथ ही हमें ये भी इक्वली जानना बहुत जरूरी है, ये भी पढ़ना जरूरी है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वास्तव में वो क्या चाहता है, वो क्या कहता है, उसकी क्या फिलॉसफी है। दिस इज व्हाट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज। तो देखिए, ये कौन है जो हमें पूरा का पूरा संविधान के बारे में बताता है कि संविधान की क्या फिलॉसफी है। तो ये हमें बताती है संविधान की जो प्रीएम्बल है, ठीक है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो इसके बारे में एक्सप्लेन करती है। तो चलिए अब इसके बारे में वन बाय वन हम समझ लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। ठीक है, क्या सपना था और क्या वादा था। तो सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, जितनी पिक्चर्स आपको दी गई हैं तो आपको लगेगा कि एक नाम जो है वो मिसिंग है। ठीक है, जो आपको फोटो नहीं दिया गया है किसी भी मेजर एक लीडर का, तो वो है महात्मा गांधी। ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। इनका क्यों यहाँ पे स्केच नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी जिस असेंबली ने हमारे संविधान को बनाया है उसके ये मेंबर नहीं थे। येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन। बल्कि देखिए, अभी आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे मेंबर्स हैं जो उनके विजन को फॉलो करते हैं, उस टाइम भी करते थे। ठीक है, ईयर्स एगो राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931। उन्होंने जब अपनी मैगजीन लिखी थी यंग इंडिया इन 1931 में, तो ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू डू। तब उन्होंने ये बात कही थी कि वो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं वो तो किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन वो चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूरी लाइन्स यहाँ पे दी गई हैं, तो हम थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज एलिमिनेटेड inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. तो देखिए, जो ड्रीम था, जो सपना था भारत का, उसमें जो इक्वालिटी, ठीक है, जो इनइक्वालिटी थी उसको एलिमिनेट करना था, यानी उसको खत्म करना था। और ये जो कॉन्सेप्ट था, जो ड्रीम था, ये कौन शेयर कर रहा था, ये कर रहा था डॉक्टर अंबेडकर जी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उनका जो कॉन्सेप्ट था वो कितनी अलग समझ रखते थे कि किस तरह से वो इनइक्वालिटीज़ को इस समाज से दूर कर सकते हैं। तो उनका अगर देखा जाए तो जो व्यू पॉइंट था रिलेटेड टू इनइक्वालिटी की, किस तरह से इस इनइक्वालिटी को दूर किया जाएगा, वो महात्मा गांधी की सोच से मिलता नहीं था, वो कुछ अलग विजन था। तो इसी वजह से वो डॉक्टर अंबेडकर जी महात्मा गांधी की जो ये कि वो इनइक्वालिटी को किस तरह से रिमूव करना चाहते थे और अंबेडकर किस तरह से करना चाहते थे, तो उनका विजन दोनों का अलग अलग था। इसी वजह से कई बार ऐसा भी हुआ कि अंबेडकर जी ने वो बहुत ही उनको क्रिटिसाइज करते थे बिटरली, ठीक है ना, बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते थे महात्मा गांधी जी की। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ही स्टेटेड हिज एंग्जाइटी वेरी क्लियरली। और इसके साथ ही जब उन्होंने अपनी स्पीच दी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर जी ने, तो उनकी जो परेशानी थी वो भी उन्होंने बड़ी क्लियरली वहाँ पे उस चीज़ को मेंशन किया। तो देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिल जाएगा कंटेंट। इसके बाद देखिए, फाइनली लेटेस्ट टर्न टू जवाहरलाल नेहरू। अब हम थोड़े से आगे चलते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे गिविंग हिज फेमस स्पीच, उन्होंने फेमस
स्पीच दी थी अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को लेके एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, ठीक है, आधी रात्रि में। और ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947 में आप कह सकते हो कि बहुत बड़ी घटना हुई थी जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ठीक है, एकदम कहते हैं ना कि रात को एकदम झटके की तरह किस तरह से आपने स्पीच दी, किस तरह से आपने बताया, अनाउंस किया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में, तो वो चीज़ की गई 15 अगस्त 1947 में। और यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी स्पीच यहाँ पे दिए हुए हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा। इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए वैल्यूज डेट इंस्पायर्ड एंड guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it formed the foundation for India's democracy। देखिए जो भी वैल्यूज थी जिन्होंने हमें इंस्पायर किया और जिन्होंने हमें सीख दी किसके बारे में, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाई इट, और देखिए वो पूरे नर्चर भी किया गया उन सारी सोच को। फॉर्म द फाउंडेशन, और इसके साथ देखिए पूरे के पूरे फाउंडेशन जो था इंडिया की डेमोक्रेसी का उसको भी बनाया गया, उसको भी फॉर्म किया गया। दिस वैल्यूज आर इम्बेडेड मतलब लिखी हुई है, ठीक है, इसको अच्छे से समावेश किया गया है इन सारी वैल्यूज का किसमें, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किसमें, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है उसमें ये सारी चीजें लिखी गई हैं। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस जो प्रीएम्बल में सारी के सारी जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको मेंशन किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, और जब आप देखोगे संविधान को, जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे देखोगे तो सबसे पहले आपको एक प्रीएम्बल दिखेगी जिसमें शॉर्ट स्टेटमेंट दी हुई है, उन शॉर्ट स्टेटमेंट में बेसिक वैल्यूज को बताया गया है। दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल। तो देखिए ये जो शॉर्ट स्टेटमेंट है जो संविधान से पहले संविधान की से शुरुआती प्रीएम्बल से होती है, इन बेसिक वैल्यूज से होती है, तो उन्हीं को हम प्रीएम्बल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस विद अ प्रीएम्बल। तो आज जो प्रेरित होके और किससे, अमेरिकन मॉडल से प्रेरित होके बहुत सारी जो कंट्रीज हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की, उन्होंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से प्रीएम्बल को स्टार्टिंग में रखना वो चीज़ उन्होंने चूज करी है। इसके बाद देखिए अगर नेक्स्ट कंटेंट देखा जाए तो वो ये आपका प्रीएम्बल है, और प्रीएम्बल के मेन में की वर्ड्स देखें क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो कंटेंट पूछा जाता है वो यही है कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा कि सॉवरेन मीन्स क्या होता है, सोशलिस्ट मीन्स क्या होता है। तो ये पूरी पूरी प्रीएम्बल दिए गई है, अगर केयरफुली देखें तो कुछ मेन वर्ड्स आपको हर एक की वर्ड्स का मीनिंग मिल जाएगा। और देखिए एक पोम की तरह है कि जब स्टार्टिंग होती है तो एक पोम की तरह है ये। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ड, और पूरी की पूरी फिलोसफी है जिसमें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बिल्ड किया गया है। इसमें आपको स्टैंडर्ड टू एग्जामिन किस तरह से आप एग्जामिन कर सकते हो, इवेल्यूट कर सकते हो लॉ को, और एनी एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड। तो प्रीएम्बल की मदद से आप समझ सकते हो कि जो गवर्नमेंट है किस तरह के काम कर रही है, गुड कर रही है कि बैड कर रही है, किस तरह के लॉ चल रहे हैं, क्या वो लॉ इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं। तो इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ ही याद रखिएगा इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोल भी कहते हैं। तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये जो प्रीएम्बल है वो है सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आत्मा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो 1 मार्क क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। और इसके बाद देखिए सारे जो की वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ आपको, क्योंकि यहाँ से आपके मार्क्स 3 मार्क्स के 1 मार्क के क्वेश्चन आपके आराम से बन जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में भी कि प्रीएम्बल के कोई 5 जो हैं कीवर्ड्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए पूरी पूरी प्रीएम्बल लिखी गई है, और उसके बाद देखिए आपको याद होना चाहिए 26 डे यानी 26 जो नवंबर 1949 को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए एक नोट में जो चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी गई है क्योंकि ये कि जो टर्म्स है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर पहले प्रीएम्बल में नहीं थे, इसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, उसके बाद इन वर्ड्स को ऐड किया था हमारे प्रीएम्बल में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी 1 मार्क क्वेश्चन आपका बन जाता है। इसके बाद देखिए सबसे पहला जो वर्ड है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी हम सब लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे जब संविधान के अकॉर्डिंग जो भी हम अपनी सरकार को चुनते हैं वो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, यानी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। तो आप पूरी तरह से देखे जाए तो लोगों का ही यहाँ पे रोल है, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया के ही लोगों का यहाँ पे काम है, एंड नॉट हैंडेड डाउन टू दैम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर्स। और इसके साथ ही हम अपनी जो शक्तियाँ होती हैं वो किसी भी राजा को नहीं दे रहे हैं, और ना ही किसी आउटसाइड पार्स यानी किसी और देश के लोगों को नहीं हैंडेड कर रहे हैं। हम किनको दे रहे हैं, अपने खुद के देश के नागरिकों को एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन के द्वारा हम उन्हें चुनते हैं और अपने शक्तियों को प्रदान करते हैं और उनसे अपने बिहाफ पे काम कराते हैं और वो हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड वर्ड है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर मतलब इंडिपेंडेंट वे, यानी आप अपने फैसले लेने में बिल्कुल मुक्त हो और कोई भी इंटरनल
ठीक है, देखिए पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस, हर किसी का पूरा अधिकार है अपने फैसलों को लेने का, यानी सरकार का, क्योंकि सरकार हमारे लिए फैसले ले रही है, यानी उनके बिहाफ पे हम ही फैसले ले रहे हैं। तो ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, चाहे वो इंटरनल मैटर्स हो या फिर एक्सटर्नल मैटर्स हो, उन सभी पे सरकार जो है वो फैसला ले सकती है, उसको सुप्रीम पावर होती है, डिसीजन होता है। और कोई भी नो एक्सटर्नल पावर, यानी कोई और देश जो है वो हमारी जो डिसीजंस है उन पे ओवर रूल नहीं कर सकता है, उसमें किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। ठीक है, वो हमारी जो गवर्नमेंट इंडिया है की है उसको डिक्टेट नहीं करेगा। इसके बाद देखिए सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है। तो सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो वेल्थ है, जो भी आप कमाते हो, वो जनरेटेड हो सोशली, यानी सोसाइटी में रहने के बाद हर किसी को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल मौके मिले कि वो इनकम को अर्न करे, वेल्थ को जनरेट करे, प्रोड्यूस करे और उसको इक्वली बांटे भी। ठीक है, इक्वली सोसाइटी में बटे। ऐसा नहीं हो कि किसी के पास बहुत पैसा हो जाए क्योंकि उसी को काम जॉब मिल गई हो, बाकियों को ना मिले। तो गवर्नमेंट शुड रेगुलेट, तो गवर्नमेंट जो है इन सब चीज़ों को रेगुलेट करती है और वो ये भी देखती है कि ऐसा नहीं हो कि ज़मीन जो है ओनरशिप किसी लैंड की सिर्फ एक इंसान के पास हो जाए। एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, तो वो पूरा इन सब चीज़ों को देखती है इंडस्ट्रीज़ को, और ताकि वो क्या कर सके, वो कर सके रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। क्योंकि हमारे समाज में, सोसाइटी में किस तरह से इकोनॉमी को लेके आप देखेंगे गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। तो इस तरह की जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा वो कम करना चाहते हैं। इसके साथ ही देखिए सेकुलर वर्ड का क्या मतलब होता है। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था सेकुलर वर्ड। तो सेकुलर वर्ड का मतलब ही होता है कि हमारा जो धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी यहाँ के हर रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं और किसी के रिलीजन में जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती, किसी के अगेंस्ट नहीं जाती। और बट संविधान से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी रिलीजन में, तो ज़रूर गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है उस पे इंटरफेयर करने का। तो देखिए सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, यहाँ पे सिटीजन्स को पूरा अधिकार मिलता है, पूरी स्वतंत्रता मिलती है कि वो अपने रिलीजन को, जो धर्म चाहते हैं उसको फॉलो करें। ठीक है, बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, बट देखिए हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में देखेंगे तो वहाँ पे ऑफिशियल रिलीजन यानी पूरी कंट्री का सिर्फ एक धर्म होता है, पर ऐसा इंडिया में नहीं होता। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट, तो देखिए जो सरकार होती है वो हर एक रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस की बिल्कुल इक्वल ही रिस्पेक्ट करती है। अगर आपने देखा होगा कि पीएम और जो प्रेसिडेंट होते हैं देश के, वो शुभकामनाएं जब देते हैं तो हर धर्म के लिए इक्वल ही देते हैं। तो फिर देखिए नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेटिक वर्ड तो आपने काफ़ी बार पढ़ा है, ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से आया है, पीपल्स रूल की बात होती है यहाँ पे। तो देखिए एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, तो एक और डेफिनेशन आप सीख लीजिए कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो इंजॉय करते हैं इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को। अपने रूलर्स को, जो राज करेंगे वहाँ पे रूलर्स जो हैं, लीडर्स हैं, उनको इलेक्ट करते हैं एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, और इसके साथ ही उनको अकाउंटेबल भी बनाते हैं। अकाउंटेबल मतलब उनसे जवाबदाही भी होती है, उनसे आंसर भी पूछा जाता है। अगर उससे क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है कि आपको हमने काम दिया था वो काम क्यों नहीं हुआ, तो उनको काम, उसका सवाल का जवाब भी देना होता है। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, और इसके साथ ही जो सरकार होती है वो कुछ बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक जो होता है हेड ऑफ द स्टेट, हमारे यहाँ इलेक्टेड पर्सन होता है। ऐसा नहीं होता है, हेरिडेटरी पोजीशन नहीं होती है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ये चीज़ नहीं होती है। तो इसी को हम रिपब्लिक बोलते हैं कि पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड पर्सन जो होता है वो हेड होता है स्टेट का। जस्टिस देखिए, जस्टिस का मतलब ये कि न्याय मिले सबको, सिटीजन जो है वो किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेटेड यानी किसी तरह से भेदभाव ना हो, जात, धर्म और जेंडर को लेके। सोशल इनइक्वालिटीज़ जो है उनको भी कम रिड्यूस करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, और जो सरकार है उनको हर लोगों के लिए भलाई के लिए काम करना चाहिए, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप्स, और स्पेशली किनके लिए, जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जिनको काफ़ी सारे जो हक हैं, जो राइट्स हैं वो नहीं मिले। और फिर देखिए लिबर्टी क्या है, तो लिबर्टी मतलब फ्रीडम ही होता है। देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स इन व्हाट दे थिंक। ठीक है, तो कई बार हम फ्रीडम और लिबर्टी का मतलब एक समझ लेते हैं, पर लिबर्टी का देखिए क्लियर मीनिंग यहाँ पे ये भी है कि देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स इन व्हाट दे थिंक। तो फालतू के, ठीक है, आप रेस्ट्रिक्शंस लगाइए, लिमिटेशंस लगाइए, सरकार लिमिटेशंस लगाती भी है लोगों की स्वतंत्रता पे, लिबर्टी पे, बट देखिए वो रीजनेबल होना चाहिए, और रीजनेबल ही लगाती है सरकार, ठीक है, अपने कानूनों को द्वारा, ताकि वो अपनी आज़ादी के चक्कर में दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। तो इसलिए रीजनेबल लॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस लगाइए, सीमाएं, प्रतिबंध लगाइए लोगों पे, बट अनरीजनेबल मत लगाइए। तो इसको लिबर्टी बोलते हैं। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो देयर थॉट्स इन एक्शन, तो जिस तरह से लोग चाहते हैं अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना, अपनी इच्छाओं को पूरे करने के लिए जो एक्शन करना चाहते हैं, तो उनको उतनी छूट दीजिए, पर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस भी लगाइए, और वो रेस्ट्रिक्शंस कैसे होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। इसके बाद इक्वलिटी, देखिए ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, अगर समाज के, अगर आप देखो तो हर कोई जो है वो कानून के
सामने हर कोई एक समान ही है, सेम क्राइम के लिए सबको एक जैसी पनिशमेंट मिलती है। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड, और जो ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज जो चलती आ रही है, भेदभाव चलता आ रहा है, असमानता चलती आ रही है, उसको खत्म होना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और गवर्नमेंट का काम है कि वो इंश्योर करे कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। फ्रेटर्निटी देखिए ब्रदरहुड वर्ड है, ये बंधुत्व है कि हम सबको हर किसी को अपने परिवार का सदस्य मानना चाहिए। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। तो अगर हम एक समाज में रहते हैं तो हम सब एक परिवार की तरह रहें, भाई बंधुओं की तरह रहें, किसी से झगड़ा ना करें, प्रेम से रहें, और अपने फेलो सिटीजन यानी जो हमारा सामने जो हमारे नागरिक है, दोस्त है, उसके साथ किसी तरह का इन्फीरियर ट्रीटमेंट ना किया जाए कि हम ऊँचे हैं तुम नीचे जात के हो, तो इस टाइप की चीज़ें ना किया जाए, एक समान दर्जा उनको दिया जाए। तो जिस तरह से हम फैमिली मेंबर्स को देते हैं, तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे फ्रेटर्निटी वर्ड में एक्सप्लेन की गई है। और ये हैं सारे की वर्ड्स, और यहाँ से आपके मीनिंग्स आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे, तो ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। देखिए किसी भी चीज़ को अगर देखें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर नहीं है जैसे और बाकी देशों में देखा जाए, क्योंकि अगर इतने सालों से, इतने 6 डेकेड से चलता आ रहा है, फॉलो करते जा रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, तो इसको एक इंस्टीट्यूशनल वे में इसको बताया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पेपर पे लिखा गया, जैसे आपने स्कूल देखा होगा, तो स्कूल भी एक बिल्डिंग है, एक पूरा इंस्टीट्यूशन है जो प्रॉपर वे में काम करता है, सिस्टमैटिक वे में काम करता है। तो इसी तरह से देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, कोई भी चेंजेस होते हैं, कुछ भी ऐड करना है, तो वो चीज़ें होती हैं। तो देखिए क्या लिखा है, A constitution is not merely a statement of values and philosophy। तो ये समझने की बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ केवल, ठीक है, merely मतलब केवल सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है वैल्यूज और फिलोसफी की, जिसकी किसी पेपर में कुछ लिख दिया, और वो नहीं है। एज वी नोटेड अबव, a constitution is merely about embodying these values into institutional arrangement। तो इससे पहले हमने ये चीज़ पढ़ी है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें सारी की सारी वैल्यूज को लिखा गया है, और इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स बना रहे हैं। और मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दीज अरेंजमेंट्स। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो इन सारी अरेंजमेंट्स को ही दर्शाता है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। अगर इस डॉक्यूमेंट को देखें तो बहुत ही लंबा और डिटेल्ड वे में है, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया, जिसमें मैंने अभी आपको प्रियम्बल के वर्ड्स को एक्सप्लेन किया, इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक्सप्लेन किया गया है। देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। देखिए समय के साथ साथ नई नई चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इसको हमें अमेंडमेंट, ठीक है, संशोधन की भी जरूरत पड़ती है, तो धीरे धीरे हम रेगुलरली इसको संशोधन भी करते रहें। दस दोज हु क्राफ्टेड द Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspirations and changes in society। इसके साथ ही देखिए जिन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था, उन्होंने इस चीज़ को भी फील किया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा पीपल्स के एस्पिरेशन, पीपल यानी लोगों की इच्छाओं और जो चेंजेस सोसाइटी में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही इसमें चेंज होता रहना चाहिए। दे डिड नॉट सी इट एज अ सैक्रेड, स्टैटिक एंड अनअल्टरेबल लॉ, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग वो कभी इसको सैक्रेड, स्टैटिक कि एक जगह ही रुका रहे ये चीज़, ठीक है, इसको अनअल्टरेबल की कोई इसको फिर दोहराए ही ना, तो इस तरह से उन्होंने कभी भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देखा। सो दे मेड प्रोविजन, तो इसी वजह से उन्होंने प्रोविजंस बनाई टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, की टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस जो है वो इसमें होते रहे। दिस चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इन्हीं चेंजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपका। देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्क्राइब करता है सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को बहुत ही लीगल लैंग्वेज में, ठीक है, बहुत ही वैधानिक रूप से लीगल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझने मुश्किल होगा। येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट जो उसकी बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है वो इतना मुश्किल नहीं है इसको समझना। जैसे एग्जाम्पल दिया, लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, हर जैसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक प्रोसीजर बनाता है जिसमें एक चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री, कि हम लोग जो हैं वो लोगों को चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू, जो कि पूरी की पूरी कंट्री को गवर्न करते हैं यानी रूल करते हैं। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर। और इसके साथ ही कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए किस तरह के फैसले लेने के लिए। एंड इट पुट्स लिमिट्स, और देखिए सरकार पे भी वो कुछ तरह के प्रतिबंध लगाता है ताकि उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाए कि जो कुछ
राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन को वो मिले और किसी तरह से वो वॉयलेट ना हो, ठीक है, किसी तरह से वो राइट्स को गवर्नमेंट ऐसा ना हो कि रूल में आ जाए तो उनके अधिकारों को छीन ले, तो इसलिए क्लियरली हर चीज मेंशन की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। द रिमेनिंग 3 चैप्टर्स इन दिस बुक, तो देखिए रिमेनिंग जो 3 चैप्टर्स इस बुक के बचे हुए हैं आर अबाउट, और उन सब में भी यही 3 एस्पेक्ट्स हैं कि वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काम करता है प्रॉपर वे में, इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट्स जो है वो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। वी शैल लुक एट some key constitutional provision in each chapter and understand how they work in democratic politics। इसके साथ ही देखिए हम हर एक की जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है हर एक चैप्टर में उनको समझेंगे, ये भी जानेंगे कि वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में किस तरह से काम करते हैं। बट दिस टेक्स्ट बुक विल नॉट कवर ऑल द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट इसके साथ ही देखिए टेक्स्ट बुक जो है बहुत काफ़ी सारे जो साइलेंट फीचर्स हैं इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसको कवर नहीं करती, क्योंकि देखिए आपके एज के हिसाब से आपका जो कंटेंट है वो भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। क्लास 9th में आपको इतना ही समझाया जाएगा, फिर आप जब क्लास 11th में जाएंगे, 10th में आप जब जाओगे, 11th में जब जाओगे आप ह्यूमैनिटीज़ लोगे, पॉलिटिकल साइंस लोगे, तो वहाँ इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा इन बातों को। आप इक्वलिटी देखो, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, इस पे पूरा आपको एक चैप्टर मिलेगा जो सिर्फ आपको यहाँ पे एक एक शब्द मिल रहा है। सम अदर एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड इन योर टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर। तो देखिए और बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं वो जो है वो कवर किए जाएंगे आपके नेक्स्ट बुक, देखिए बोला गया नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। So thank you everyone and please like, share and subscribe this channel for more updates.